चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का स्वागत अभिनंदन हमारे मध्य मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन का, और स्वागत करती हूँ प्रमुख सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस पौधे को भेंट करके करें। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः अनुरोध करूंगी आपसे कि कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। पुनः अनुरोध करूंगी आप ही से कि माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें। और पुनः अनुरोध है आपसे कि हमारे मध्य आदरणीय मुख्य सचिव जी का स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री जी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से अनुरोध करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हम सबको देने के लिए उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपने अपना अमूल्य पारदर्शिता आज से 6 साल पहले किसी भी सरकारों में नहीं दिखाई पड़ी है। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं आपका भविष्य स्वास्थ्य विभाग में उज्जवल रहे, और इस आशा और विश्वास के साथ कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम जो हम सब चलाते हैं उनमें अपना सेवा समर्पण की भावना से आप सब लोग कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को नई ऊंचाइयों तक आप सब ले जाने में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेंगी। आप सबका एक बार फिर आप सबके चयन पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अंत में आभार प्रकट करना चाहूँगा। अपने व्यस्त समय में आपने विभाग के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद, आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग दिनों दिन प्रगति करता जाएगा और उत्तर प्रदेश की लोगों को 25 करोड़ जनता की सेवा हम सब जीवन पर्यंत करते रहेंगे। ये विश्वास मैं आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य मंचासीन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। नवनियुक्त एएनएम के नियुक्त पत्र वितरण समारोह के भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय मैंकेश्वर शरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी और हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी,
हमारे विभाग के सभी उच्च अधिकारीगण, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उस दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है, काम कर रही है। आप देखते होंगे प्रति सप्ताह किसी न किसी विभाग में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र हमारे भाई बहनों को, युवाओं को लगातार प्रदान किए जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की व्यवस्था करते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको कहीं दिक्कत न हो। और उसके लिए हमेशा पारदर्शिता के साथ, उनके मेधा के बदौलत, उनके पुरुषार्थ के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत किस ढंग से परीक्षा हो सकती है। आप देखते होंगे कि अभी जैसे हमारे राज्य मंत्री जी ने उल्लेख किया, 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि कभी कभी एक जिले के ही सारे पद भर जाते थे, एक समाज से भर जाते थे। अंक तालिका का, मेरिट का, मेधा का, मेहनत का, बुद्धि का, कौशल का कोई मतलब नहीं रह गया था। प्रलोभन, घूस, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था और नौजवान कुंठाग्रस्त हो रहे थे। अपनी मेहनत को सोचते थे, पश्चाताप करते थे कि हमने वर्ष भर मेहनत करके बेकार किया और जुगाड़ करके XYZ नौकरी पा जाते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत लगाने का काम किया है। और नौजवानों में इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, बगैर किसी को अप्रोच किए घर बैठ करके उनकी मेहनत पर नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको ऐसे शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आप जिस विभाग से जुड़ने जा रहे हो, ये कोई साधारण विभाग नहीं है। सभी लोग जो काम करते हैं वो जीवन यापन के लिए करते हैं, कुछ सेवा के विभाग, और आप सेवा के विभाग में आज शामिल हो रहे हो, सेवा के परिवार में शामिल हो रहे हो। और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने डाली है, कुदरत ने डाली है। हम लोग तो कस्टोडियन हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमे में हम सबको आज शपथ लेना होगा। इसके साथ ही शपथ तो आपने उस दिन ही ले ली थी जिस दिन आपने पास किया था एग्जाम, लेकिन शपथ लेना होगा कि उत्तर प्रदेश में हम हर व्यक्ति को निरोगी काया देने का काम करेंगे, उनको स्वस्थ करने का काम करेंगे। और आप पर गुरुतर दायित्व इस बात का है कि 5000 आबादी पर हमने एक उपकेंद्र खोलने का काम किया है। आज हमारे पास 25,848 से अधिक उपकेंद्र हैं और सभी उपकेंद्रों पर हमने CHOs की नियुक्ति की है। पहले ग्रामीण इलाकों में होता क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूर होते थे, उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। वो क्वेस के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में चक्कर लगाते हमारे ग्रामीण, हमारे परिजन, हमारे माता पिता परेशान होते थे और कहीं न कहीं दुर्घटना के शिकार होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर 5000 की आबादी पर हम निःशुल्क उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उनके गांव में उपलब्ध कराएंगे। उस गुरुतर दायित्व को आप निभाने के लिए आप तैयार हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पास 25,000 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां CHOs के साथ साथ आप सबके NMs की भी नियुक्ति की गई है। और आप सब पर जिम्मेदारी इसलिए कि आपका घर घर संपर्क होगा, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी भाभियों के साथ आप जाकर के मिलोगे। उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी आपको करना है, उनको स्वास्थ्य के लिए सारी दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करानी है। और सबसे बड़ी बात है जो इस समय हमें जनसंख्या चुनौती के रूप में हमने स्वीकार की है, एक हमारे लिए अवसर भी है अपनी जनसंख्या के उपयोग करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के पैमाने पर इस बात की चर्चा करते हैं और आपको परिवार नियोजन के जो हमारे कार्यक्रम है उनको भी सफल बनाना है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे नवनिहाल हैं, नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी, उनके टीकाकरण की जिम्मेदारी आप सब पर आएगी। मैं आपको नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार की तरफ से आपको भरोसा इस बात का है कि आपको काम करने में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो हमारी सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। हर स्थिति में हम अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति निरोगी बने, स्वस्थ बने। प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर हम नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व तथा विजन के अंतर्गत प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। प्रस्तुत है मिशन रोजगार से संबंधित एक लघु फिल्म। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई?
पिताजी चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका तो तू कर। हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाओं ने युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल, भाई भतीजावाद और सिफारिश का बोलबाला था। युवाओं में सरकारी भर्तियों के प्रति नाउम्मीदी थी, बेरोजगारी शीर्ष पर थी। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था एवं नई कार्य संस्कृति प्रचलित की। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत सरकारी भर्तियों, निजी क्षेत्र, बलिया से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में रोजगार के रिकॉर्ड अवसर सृजित किए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वह 4% तक रह गई। पिछले 6 वर्षों में रिकॉर्ड 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 3,75,000 युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली है। इतनी अधिक संख्या में हुई भर्तियों की चयन प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं और चयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करके सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी सिफारिश या भ्रष्टाचार का सामना तो नहीं करना पड़ा। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ये शुभ अवसर पर श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया है। लाइफ में मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत और सबसे वंडरफुल डे है। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में निष्ठा और ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के 1573 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्तियां उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को नए आयाम देंगी, चिकित्सा सुविधाओं को जन जन के लिए सुलभ बनाने में उपयोगी भूमिका निभाएंगी। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगी। सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। आप सभी के सपनों को पंख देने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपदों के लिए चयनित 1573 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने शुभ कर कमलों से इन नवचयनित एएनएम्स को नियुक्ति पत्र वितरित करें और हमें अनुग्रहित करें। अपना नाम सुनकर शीघ्रता से मंच पर आएं। सर्वप्रथम अंबेडकर नगर से निर्मला प्रजापति। आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से इन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रदान कर सकते हैं। अमेठी से नेहा मौर्य। अमेठी से नेहा मौर्य।
अयोध्या से प्रतिमा सिंह, बाराबंकी से सुधा रावत, लखनऊ से प्रतिभा त्रिपाठी, फतेहपुर से रेखा पाल, हरदोई से अपर्णा शुक्ला, कानपुर नगर से पारुल गुप्ता, कानपुर नगर से ही सपना गौतम। आप सभी की अनवरत तालियां इन नव चयनित एएनएम्स को शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करेंगी। लखीमपुर खीरी से अनुराधा वर्मा, प्रतापगढ़ से रागिनी श्रीवास्तव, रायबरेली से ममता यादव, सीतापुर से नूरजहां, सुल्तानपुर से स्वाति सिंह, उन्नाव से एकता पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अपना स्थान ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर उपस्थिति है, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की जा रही है। इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है और जिन जनपदों से का नाम यहाँ से लिया गया है, वहाँ पर नियुक्ति पत्र वहाँ पर भी प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार जो निरंतर उत्तर प्रदेश को तराश रहे हैं, निखार रहे हैं अपने अथक प्रयासों से, जिनका स्वप्न उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है। यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश वासियों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव एक अभिभावक की भांति खड़े रहते हैं तथा पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, उनसे बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वर्चुअल माध्यम से
जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के वे 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के समय उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान, उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि आखिर कौन ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वास्तव में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता थी और उस पर कार्य पहले की सरकारों में नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब हम लोगों ने नजर डाला तो वास्तव में जिन जनपदों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले, इनमें बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संभल, खीरी, हरदोई, बांदा, यानी ये सब वही जिले हैं जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए थे वो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, कृषि और जल संसाधन का था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। इन सब में एक अभियान के तहत कार्य किया गया। पहले 8
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, पैरामीटर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित किया और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या जो भी विभाग थे, सभी विभागों ने 100% मैन पावर की आपूर्ति वहां पर करते हुए उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंडों से उभारने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये परिणाम किस रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर अगर नियमित टीकाकरण के ही कार्यक्रम को आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में उत्तर प्रदेश को 51% के सापेक्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश को 70% बताया गया। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का जो कवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23 में है, ये 98% है। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मुझे याद है एएनएम, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी जो कार्यकर्त्री हैं, वास्तव में इनकी सेवाओं को मूल्यांकन हम लोग पहले कर नहीं पाते थे। यद्यपि मैं इनकी ताकत को पहले भी समझता था, लेकिन लोग उन्हें उपेक्षित रखते थे, देखते थे कि भाई क्या होना है, जगह खाली पड़ी हुई है, कोई भरता नहीं था। मैं सांसद 5 बार गोरखपुर से था और 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान मुझे वहां पर वहां के गरीबों और कमजोर तबके के बच्चे एक बीमारी से वहां असमय काल कलवित होते थे, वो थी इंसेफ्लाइटिस की। ये बीमारी 77-78 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांव फैलाई थी और 77-78 से लेकर के 2017 तक, 16-17 तक, यानी इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हुई थी। मैंने वह दृश्य देखा है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का, जहां एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे। न दवा थी, न बिस्तर था, न डॉक्टर्स थे। भीषण गर्मी इस सीजन में आप अनुमान कर लीजिए, जैसे आज बरसात नहीं है और गोरखपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी। जो इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था वो 3रे मंजिल में था, यानी सबसे ऊपर की फ्लोर में था और फ्लोर में उस वार्ड में एक भी पंखा नहीं था। टॉयलेट चौक थे और उन स्थितियों में कितनी भीषण दुर्व्यवस्था रही होगी वहां पे। किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके साथ पूरा परिवार आता है, पूरा परिवार आता था। क्या स्थितियां होती थी वहां की। आज आप जाके देखिए गोरखपुर के बिहाड़ी मेडिकल को, पहले गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, कमिश्नरी में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था। न कुशीनगर में था, न महाराजगंज में था, न देवरिया में था, न सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच या फिर इधर मऊ, आजमगढ़, बलिया, कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे। कोई मेडिकल कॉलेज, केवल एक गोरखपुर में, और वहां की भी दुर्व्यवस्था। बिहार के 5-6 जनपदों की भी भीड़ वहीं आती थी और नेपाल के लोग भी तो वहीं आते थे। कितनी दुर्व्यवस्था रही होगी। और उसमें लगातार मौत होती थी, कोई संज्ञान भी नहीं लेता था। अपनी आंखों से हमने उस दुर्व्यवस्था को देखा है और उसके खिलाफ आंदोलन किए,
संसद से लेकर सड़क से लेकर के संसद तक लगातार आवाज उठाते थे, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग 2017 में बनाने के बाद कार्यक्रम चलाया गया, आज परिणाम क्या है? यानी ये सीजन 2017 के पहले मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर परिवार में एक भय और दहशत को लेके आता था। पता नहीं किस परिवार का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, और इसके कारण बहुत सारे लोग जादू टोटका के चक्कर में पड़ जाते थे, ठगे जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को, स्वास्थ्य विभाग को जब नोडल विभाग बनाया गया और उनके साथ में सभी अन्य विभागों को जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब एक भी बच्चे की मौत इस बीमारी से नहीं होती है। इसके लिए एएनएम हेल्थ वर्कर को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी को मेहनत करनी पड़ी, घर घर जाना पड़ा, दस्तक अभियान चलाना पड़ा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जितने भी ये बीमारियां थीं, इन सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाना पड़ा। सभी विभागों ने मिलकर के कार्य किया। आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस, जिससे हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी, पूरी तरह नियंत्रित हुआ। हम लोग तब सफल हुए जब टीम वर्क काम की, एक टीम काम की। इसमें चिकित्सक भी काम करते थे, पैरामेडिक्स भी कार्य करता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक, एएनएम से लेकर के स्टाफ नर्स तक सर्विलांस को बेहतर किया गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पंचायती राज और ग्राम्य विकास ने ग्रामीण क्षेत्र में और नगर विकास ने नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता को, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को देने में योगदान दिया। शिक्षा विभाग ने जागरूकता के कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ा। महिला और बाल विकास विभाग ने पोषाहार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। परिणाम हम सबके सामने कि जो बीमारी भय और दहशत का कारण बनती थी, न जाने कौन बच्चा इस बार इसकी चपेट में आ जाए, आज वहां कोई भय और दहशत नहीं। इंसेफ्लाइटिस पहले 3 वर्षों में नियंत्रित कर ली जाए और 40 वर्ष से जो हम सब के लिए खतरा बनी हुई थी, वहां के मासूमों को निगलती थी, उसको हमने पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली। और यह उन बहनों के योगदान का है जो इस संचारी रोग नियंत्रण के साथ साथ दस्तक अभियान के साथ घर घर जाकर के बेहतर सर्विलांस को और दस्तक अभियान में एक एक घर की स्क्रीनिंग करने में जिन लोगों ने योगदान किया, परिणाम आप सबके सामने है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े वैसे ही नहीं हमारे पक्ष में आ रहे हैं और ऐसे ही नहीं चमत्कारिक परिणाम है। इसके लिए परिश्रम हुआ है। संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम वर्ष में निरंतर चले हैं। एक बार का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इसमें 5 जैसी संस्थाओं ने, यूनिसेफ ने, WHO ने, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सभी लोगों को एकजुट होकर के आगे कार्यक्रम को बढ़ाया। आज परिणाम हम सबके सामने है और आज वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई। आज आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहले एक ब्याडी मेडिकल कॉलेज था, जहां 4-4 पेशेंट एक ही बेड पे रहते थे। आज वहां पे 4-4 एक साथ नहीं हैं। आज तो पहले पंखा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जैसे इस सभागार में आपको एकदम
कहीं कोई गर्मी की कोई गर्मी से कोई प्रवाह नहीं, फुल एसी है ना ये सभागार। ऐसे ही वहाँ पे हर वार्ड में एसी आपको मिलेगा और सेंट्रल एसी से पूरे वार्ड वहाँ छाए हुए हैं। एक पेशेंट के लिए एक बेड आरक्षित है, पर्याप्त बेड्स हैं वहाँ पे। और गोरखपुर में तो मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग ने अपना कार्य किया ही। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहा है। मऊ के लिए अभी एमओयू किया है मेडिकल एजुकेशन विभाग ने, जहां पे एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। बलिया के लिए, संत कबीर नगर के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बलरामपुर में केजीएमयू के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कितने नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं पिछले 6 वर्ष के अंदर। और 1947 से लेकर के क्या कर रहे थे हम, क्या कर रही थी सरकारें? गरीबी हटाओ के नारे बहुत दिए जाते थे। क्या नारों से उन गरीबों का कल्याण होने वाला है क्या? जमीनी हकीकत क्या थी? ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं था। बीमार मानसिकता ने, उस समय की सरकारों की बीमार मानसिकता ने उत्तर प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस भूमि को बीमारू बना दिया था। और उनकी बीमारू मानसिकता के कारण उत्तर प्रदेश बदहाल स्थिति में था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट आता था। नौकरी निकलती थी, चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली पे निकल पड़ते थे। और परिणाम क्या होता था? एक गरीब ठगा रह जाता था, एक प्रतिभाशाली नौजवान ठगा रह जाता था। आज तो हमारे जितने भी नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड हैं, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सारी प्रक्रियाएं हैं, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए, और उसी का परिणाम है। नौजवानों के मन में एक उत्साह है, प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है। और इसीलिए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ हम हर तीसरे दिन जुड़ रहे हैं। यानी पिछले 1.5 साल का ही हम बता दें तो पिछले 1.5 साल में ये 19वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है आज, जिसमें हम लोगों ने लगभग 58,000 उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। ये नियुक्तियां पहले भी दी जा सकती थी। आज हमारी कोई नियुक्ति किसी भी आयोग का, लोक सेवा आयोग का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, या शिक्षा से जुड़े हुए आयोगों का हो, आज उस पर कहीं कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। प्रक्रियाएं चल रही हैं। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी सारी चीजें होती हैं। और कोई हस्तक्षेप सरकार का किसी भी आयोग या बोर्ड को लेकर के नहीं। नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराना आयोग और बोर्ड का अधिकार है। उनको अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, वे कर रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि करने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे नियुक्ति की इन प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने में इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके परिणाम यूपी के हित में आ रहे हैं। आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को नीति आयोग स्वीकार करती है, भारत सरकार स्वीकार करती है कि हाँ यूपी में सुधार हुआ है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, कोरोना कालखंड में सेकेंड वेव थी, हर व्यक्ति सहमा हुआ था। नेगेटिव रिपोर्ट हमारे खिलाफ चल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसमें होना है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जो लोग बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कोरोना फैला है, मैंने कहा एक बार तो साहस करना पड़ेगा। तो मैं स्वयं ही फील्ड में उतर पड़ा, अलग अलग जनपदों में जाता था, अचानक किसी गांव में चला गया और मैं देखता था वहां पे जाकर के कि गांव में
मुझे कोई ना कोई एएनएम या आशा वर्कर मुझे मिल जाती थी, दिखती थी, किसी घर में पूछता था कि क्या काम आए हैं आप, कहते थे हम हालचाल लेने के लिए आए हैं कि कोई सर्दी जुकाम बुखार से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं, कोई खांसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। और फिर उसकी रिपोर्ट हम करते हैं ICCC में, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसकी रिपोर्ट करते हैं। अगर फिर उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर के फिर अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम दवा उपलब्ध करवाते हैं, थोड़ा मामला गंभीर है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कितना अद्भुत कार्य हुआ। इतने बड़े प्रदेश को और इतने बड़े देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट था, लेकिन जमीनी धरातल पर कार्य करने का कार्य तो इस जमीन पे रुके हुए जमीन पे कार्य करने वाले इन हेल्थ वर्कर्स ने ही किया था। और जिसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना भी आज देखिए, मैंने पिछली बार कहा था ना कि कोरोना भी वैसे समाप्त हो जाएगा जैसे इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है। अब कोरोना कोई पूछता ही नहीं, कोरोना भी नहीं तो पता लगता था कि इतनी बड़ी गैदरिंग कोरोना में हो ही नहीं सकती थी, हम इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। और तो और परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो कोई देखने भी नहीं जाता था, लेकिन आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं हमारे सामने। और इसीलिए यह एक सामूहिकता का दर्शन है। हमने टीम वर्क किया, परिणाम हम सबके सामने आए। सबने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, परिणाम हमारे सामने आए। अपनी परवाह किए बगैर हमें अपने समाज को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। ये जो लगन थी, इस लगन ने ही प्रदेश को बचाया है, देश को बचाया है। शिशु मृत्यु दर, जो विभिन्न प्रकार के टीकाकरण होते हैं, जिनमें नियमित टीकाकरण के मामले में तपेदिक है, गला घोंटू है, काली खांसी है, टिटनस है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, खसरा है, रूबेला है, हेपेटाइटिस बी है, रोटा वायरस है, निमोनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये सभी प्रकार के टीकाकरण को शिशुओं पर नियमित रूप से देने का परिणाम क्या है? शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज के बराबर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मातृ मृत्यु दर को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में सफलता प्राप्त हुई। और कुछ मामलों में तो स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं उससे भी उल्लेखनीय है, नेशनल एवरेज से भी अच्छी हुई है। ये चीजें थी कि पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन जब कार्य प्रारंभ हुआ, एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ हुआ, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ हुए, आज परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं, पूरी निष्पक्षता के साथ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ। अगर वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है, योग्यता रखता है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसको प्रदेश के अंदर कार्य करने का अवसर मिलना ही चाहिए और उसको उसी दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। अगर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी आपकी उसके साथ में कहीं भी आपको नहीं लगा कि भाई आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आपसे सरकार भी उम्मीद करेगी किसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के अंदर सेवा के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपको भी अपना योगदान देना है। और हम भी चाहते हैं, अभी और बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या अलग अलग जो सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, इन सब में बहुत कुछ करना है। अब नेशनल एवरेज के बाद हमारे पास अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कैसे हम अपने यहाँ लागू कर पाएंगे, धीरे धीरे करके उधर जाना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, ये उसी दिशा में बढ़ने के लिए कार्यक्रम है। आज तो आप देख रहे होंगे, पहले नर्सिंग कॉलेज नहीं थे, पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं थे, आज तो हर जिले के अंदर खोले जा रहे हैं, लगातार इसके विकास किए जा रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं इस फील्ड में कार्य करने की है और मैं चाहूँगा कि हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज का एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये मिशन रोजगार का तो कार्यक्रम है ही,
मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी है। एक साथ इतनी बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, यानी एक साथ वे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम मिशन शक्ति का भी अभियान है और इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की अभिवृद्धि करने में, उसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए एक नजीर बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ प्रमुख सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आज इन महिला स्वास्थ्य कर्ता के नियुक्ति पत्र समारोह में आए, उनको अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया और अपने संबोधन से उनकी हौसला अफजाई की और उनका स्वागत किया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी गरिमा में उपस्थिति से उन्होंने इस समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। मैं माननीय राज्य मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि वो इस उपलक्ष्य में शरीक हुए और अपने स्वागत भाषण से सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। मैं मंचासीन मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद देता हूं, न केवल इस समारोह में आने के लिए बल्कि समय समय पर अपने समन्वय और अपने मार्गदर्शन से विभाग के कार्य को गति देने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी सुधीजन, पत्रकार बंधुओं और विशेष रूप से अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस चयन के माध्यम से, उनकी इस चयन की वजह से ही ये कार्यक्रम आज यह संपादित हो सका। मैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मेरे साथियों, सभी साथियों का ऊपर सभी का धन्यवाद देता हूं कि जिनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। मैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आज जो 1573 एएनएम्स हमारे परिवार में जुड़ी हैं, उनका स्वागत करता हूं।